हौसला बाग है नंबर 1 क्योंकि फैकल्टी है यहाँ निराली टाइम पर कोर्स होता है पूरा टीचर का सपोर्ट होता है पूरा टेस्ट सीरीज पे जोर है रिजल्ट का ही कोई दूर है सीए करो सीएमए करो या पढ़े एससी और सीबीएसई फैकल्टी नंबर 1 है हौसला बाग है नंबर 1 क्योंकि फैकल्टी। हेलो माय फ्रेंड, मैं डॉक्टर गौर आप में दम टॉप करवाएंगे हम सीरीज ला रहा हूं जिसमें मैं गारंटी दे रहा हूं कि 5-5, 6-6 क्वेश्चंस केवल कराऊंगा हर चैप्टर में और गारंटी दे रहा हूं कि 99 और 95 से नीचे नंबर आ जाए तो जो कहिएगा वो हार जाऊंगा। ठीक है, अब बट इसके लिए छोटी सी बात समझिएगा, आपको हमारा साथ भी देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा अब हमने ये कहा कि ये होता क्या है। तो बेटा मैंने कहा एनी ऑफ द स्टेटमेंट विच सिक्योर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश इज टू बी टर्म्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे आपने कहा सर समझाइए, बेटा मैंने ये कहा सिंपल सी भाषा में आपको शादी करनी है और शादी में 25 लाख रुपए लगना है। बेटा ये तो पता चल गया 25 लाख का ये खर्चा होगा। बेटा अब ये पैसा आएगा कहां से, तो हमने आने का भी जुगाड़ देखा कि भैया लोग आएंगे, गिफ्ट लाएंगे, 5 लाख तो लगभग मिल जाएगा। बेटा फिर मैंने ये कहा कि लोग डाउरी भी तो देते ही है ना, तो 10 लाख ये भी मिल जाएगा। बेटा अब कितना कम पड़ रहा है, 5-10 लाख रुपए। तो बेटा हम क्यों ना बैंक से लोन ले लें शादी करने के लिए। अब देखिए 25 लाख रुपए ये भी हो गया और 25 लाख रुपए एक्सपेंसेस भी हो गया। अब इसमें एक गड़बड़ हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप तो मंडप पर पहुंच गए, बेटा 25 लाख का खर्चा आ गया लेकिन बैंक ने हरामी पना कर दिया, तो बेटा अब क्या होगा, बच्चा मेहंदी लगाए बैठा रह जाएगा। लेकिन अभी तुम स्टेटमेंट बना रहे हैं कि कहां से आएगा और कहां जाएगा। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो सिक्योर कर दे, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसको पढ़ी लिखी भाषा में समझिएगा भैया। भाई इसमें क्या जोड़ लीजिएगा, cash flow statement is a financial statement that shows the inflow and outflow of cash and cash equivalent during a specific period of a time. ओके, तो कैश शॉर्ट में कहें, कैश फ्लो इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अरे साहब जितना दुकान में प्रॉफिट हुआ इतना तो दुकान में कैश होगा। तो बेटा कभी नहीं होता है, प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होता है और कैश हमेशा कम होता है, क्योंकि प्रॉफिट निकालते समय हम कैश आइटम और अनकैश आइटम दोनों को यूज करते हैं, लेकिन कैश प्रॉफिट निकालते समय हम केवल कैश आइटम का मतलब है जिनसे पैसा आया या गया, और बेटा अनकैश्ड आइटम वो है कि जिनसे पैसा तो नहीं गया लेकिन प्रॉफिट हमारा कम हो गया। तो बेटा कई बार ऐसा भी होगा कि प्रॉफिट तो करोड़ों में दिख रहा होगा और जेब में कैश रुपया 10 भी नहीं होगा, जैसा कि आजकल हमारे स्टार्टअप वाले लोग कर रहे हैं। इन्वेस्टर को दिखाने के लिए जबरदस्ती प्रॉफिट ला रहे हैं, जबकि प्रॉफिट बिजनेस में है ही नहीं। इसका रिजल्ट क्या होगा
कि अगर इन्वेस्टर प्रॉफिट देखेंगे तो आपकी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हो जाएंगे। बेटा कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कंपनी शोज द प्रॉफिट और स्टिल रन आउट ऑफ द मनी, कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं है। इज इट क्लियर? बेटा अब हमने कहा हम लोग ये पढ़ते क्यों हैं? भैया पहला मेजर लिक्विडिटी पोजीशन, कि हमारी कंपनी की लिक्विड पोजीशन क्या है। फिर बेटा डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कैश प्रॉफिट कितना है और रियल प्रॉफिट कितना है। तो बेटा दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं, एक प्रॉफिट होता है और एक कैश प्रॉफिट होता है। तीसरा हमने कहा टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। तो मैंने कहा बोलिस्टर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, एंड बोरोइंग्स, कि हम कितना पैसा शेयर से लें या इन्वेस्टर से लें और कितना पैसा हम बोरोइंग से लें, ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी। तो पहला मेजर द लिक्विडिटी, दूसरा टू नो द बुक प्रॉफिट एंड कैश प्रॉफिट, तीसरा टू चेक द सॉल्वेंसी, और चौथा बोलिस्टर इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स डिसीजन मेकिंग। इज इट क्लियर? तो हम कैश फ्लो ये जानने के लिए पढ़ते हैं। तीसरी बात हमने कही कि कैश फ्लो ट्रैक करता है क्या। भैया अगर आपका इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है तो इसका मतलब है कंपनी ज्यादा है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आया ज्यादा है और गया कम है तो इसका मतलब है कंपनी स्ट्रॉन्ग है, और अगर आया कम है मींस आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो इसका मतलब है कि कंपनी की पोजीशन खराब। अगर इनफ्लो ज्यादा, पोजीशन अच्छी। इज इट क्लियर? तो बेटा मैंने कहा कि हमारे प्रॉफिट दो तरीके के, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है कैश प्रॉफिट। बेटा मैंने कहा इनकम, किसका? इनकम एंड इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू आ गया सरप्लस। दूसरी बात भैया ये कहां दिखाया जाता है? शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें कौन कौन से होते हैं? इंक्लूड कैश एंड नॉन कैश आइटम, कैश एंड नॉन कैश आइटम। भैया अफेक्टेड द रिपोर्टेड प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट? रिपोर्टेड प्रॉफिट, जो हमें अपने इन्वेस्टर को रिपोर्ट करना होता है। दूसरा मैंने कहा एक्चुअल कैश मींस कौन से आइटम हटाते हैं? नॉन कैश। शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें क्या छोड़ दिया जाता है? एक्सक्लूड नॉन कैश आइटम, ऐसे आइटम जो हमारे प्रॉफिट को तो कम कर रहे हैं बट हम उनमें से किसी का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अफेक्टेड द कैश पोजीशन, कि हमारी कैश पोजीशन को अफेक्ट करते हैं। भाई अगर कैश प्रॉफिट ज्यादा होगा तो नेचुरल सी बात है हमारी पोजीशन अच्छी होगी, और अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा लेकिन कैश प्रॉफिट ना के बराबर है तो पोजीशन तो खराब होनी ही है। बेटा जेब में अगर पैसा नहीं है तो बाहर निकल पाओगे क्या? खर्चा कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसका मतलब है ये प्रॉफिट बता रहा है और ये कैश प्रॉफिट बता रहा है। इसका मतलब है इसमें वो सारे आइटम है जो कैश और अनकैश नेचर के, इसमें केवल वही है जो केवल कैश नेचर के हैं। अब हमने कहा कि अगर हमें चेक करना हो कि कंपनी की सॉल्वेंस कैपेसिटी कैसी है, सॉल्वेंस का मतलब हुआ कि कंपनी की पैसे वापस करने की कैपेसिटी कैसी है,
तो बेटा हमने कहा है कंपनी इज कंसीडर्ड सॉल्वेंट इफ अगर पहली कंडीशन क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट स्टेबल कैश, मतलब अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या कर रही हैं, स्टेबल कैश, कंटिन्यूअसली कैश स्टेबल लेकर चल रही हैं। दूसरा मैंने कहा कैश इज एनफ टू रीपे लॉन्ग टर्म डेट्स, मतलब कंपनी के पास इतना पैसा है कि कंपनी जब चाहे अपने डेट्स को रीपे कर दे। तीसरा, कंपनी इज नॉट ओवरली डिपेंडेंट ऑन बोरोड मनी, मतलब कंपनी बाहर के पैसे पर मींस बोरोड मनी पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अच्छा बिजनेस कर रही है, इसलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। फिर भैया मैंने कहा कंपनी के पास कैश रिजर्व अच्छी मात्रा में, कंपनी ने कैश रिजर्व हेल्दी मेंटेन कर रखे हैं, तो बेटा ऐसी कंपनी को हम कहेंगे ये कंपनी सॉल्वेंट है। तो पहला क्या कहा मैंने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट स्टेबल कैश। दूसरा मैंने कहा है सफिशिएंट मनी टू रीपे लॉन्ग टर्म डेट्स। तीसरा मैंने कहा है कंपनी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बोरोड मनी। और चौथा मैंने कहा है कैश रिजर्व्स हेल्दी इज इन हेल्दी पोजीशन। भैया अगर इनमें से कोई भी कम होगा तो कंपनी कैसी रिस्क सॉल्वेंसी किस में आ जाएगी, रिस्क कंडीशन में आ जाएगी। भैया अब हमने कहा कि इन्वेस्टर कंपनी की परफॉर्मेंस पर पैसा कंपनी में लगाते हैं, तो इन्वेस्टर इवैल्यूएट बिजनेस परफॉर्मेंस, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो है तो इसका मतलब है बिजनेस इज हेल्दी, और बिजनेस इज हेल्दी देन इन्वेस्टर विल इंटरेस्टेड इन अ कंपनी। अगर वीक है या निगेटिव है तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट रिस्की होगा। जैसे आज की डेट में फिजिक्स वाला का सीएफओ बड़ा अच्छा आ रहा है, इसीलिए इन्वेस्टर भाग भाग के आ रहे हैं, जबकि बाईजूस का ये बेटा निगेटिव में चला गया है, तो जो इन्वेस्टर थे साले वो भी भाग रहे हैं। भैया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो shows the real performance, not just an accounting profit। तो कैश फ्लो कैश प्रॉफिट बताता है, केवल अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं बताता है। इन्वेस्टर प्रिफर कंपनीज विद द पॉजिटिव स्टेबल एंड ग्रोइंग कैश फ्लो। तो अगर किसी कंपनी का पॉजिटिव है, स्टेबल है एंड ग्रोइंग कैश फ्लो है, तो उस कंपनी में बार बार भाग भाग कर इन्वेस्टर्स आएंगे। भैया अब ये बताइए, जो लोग कंपनी को पैसा उधार देते हैं तो बेटा उनको जज करना होता है कि वेदर कंपनी को वो पैसा उधार दे या ना दे। तो हमने ये कहा हेल्प लेंडर टू जज द रीपेमेंट अवेलेबिलिटी। बैंक एंड क्रेडिटर लुक्स एट, भैया बैंक और क्रेडिटर हमेशा देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश अवेलेबल आफ्टर मीटिंग एक्सपेंसेस। जैसे बाईजूस में पैसा तो बहुत आ रहा था लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे, तो रिजल्टिंग कंपनी के पास कैश में कुछ नहीं बच रहा। बेटा मैंने कहा इंटरेस्ट एंड लोन रीपेमेंट कैपेसिटी, इसका मतलब है कंपनी की इंटरेस्ट एंड लोन रीपे करने की कैपेसिटी क्या है। तो भैया मैंने कहा सिंपली लाइन में हायर
ऑपरेटिंग कैश फ्लो, स्ट्रॉन्ग अवेलेबिलिटी टू रीपे द लोन। तो अगर हाई ऑपरेटिंग कैश फ्लो है तो कंपनी की स्ट्रॉन्ग रीपे कैपेसिटी होगी, लो कैश फ्लो है तो कंपनी डिफॉल्ट करने की बहुत ज्यादा रिस्क होगी। दस कैश फ्लो बिल्ड द ट्रस्ट इन बोरोइंग। तो अगर कैश फ्लो अच्छा है तो इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टर में और आप में रिस्क एक अच्छा रिलेशन बना रहेगा। अब बात किया कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज आएंगी। भैया पहली एक्टिविटी हमारी आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उस एक्टिविटी से हमारी कितना पैसा हमारे हाथ में आएगा, उसको हम बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा बेटा, जब हमने यहां से पैसा कमाया होगा तो कहीं इन्वेस्ट भी किया होगा। बेटा जब कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो बेटा उससे भी तो पैसा आएगा। तो जो पैसा आएगा किससे? इन्वेस्टमेंट से। वो इन्वेस्टमेंट कहां से लिए गए थे? जब हम यहां पर कमाए थे। तो बेटा वो क्या कहलाएगा? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा बेटा, आप कंपनी को चलाने के लिए आपको फंड चाहिए। वो फंड के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स और बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे कि आप पैसा लेंगे। तो कहां कहां से फाइनेंस आया और कहां कहां हमने फाइनेंस जो लिया था पहले वापस कर दिया। तो कितना फाइनेंस लिया और कितना फाइनेंस दिया, इनका नेट रिजल्ट क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटी को हम ले लेंगे और इसमें इसको हम क्या करेंगे? ओपनिंग कैश में ऐड कर देंगे एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी। तो क्या निकल कर आ जाएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये हमने आपको पहले वीडियो में कैश फ्लो के एग्जाम में आने वाली थ्योरी के बारे में मैंने बताया है। अब हमारे साथ साथ अगर आप तैयार करते जाएंगे, और मैं दावा कर रहा हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल इतना ही पढ़ लो, तो फिर वही बात, आप में दम तो टॉप कराएंगे हम। धन्यवाद। हेलो माय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने हमारी एक सीरीज चल रही है आप में दम 100 में से 100 दिलवाएंगे हम, उसी सीरीज में हम आगे चलना चालू हो रहे हैं। हमने आपको डे 1 में बताया था कि कैश फ्लो में कौन कौन सी थ्योरी एग्जाम में आ सकती है। अब हम धीरे धीरे कैश फ्लो के पन्ने खोलना चालू कर रहे हैं, तो फिर हमारे साथ आप हो जाइए। भैया पहली एक्टिविटी का नाम मैंने बताया था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है कि जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं भैया, उस चीज से हमें कितना कैश प्रॉफिट हुआ, ये जानने के लिए हम क्या बनाएंगे? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा बेटा एक बात ध्यान से समझिएगा, ये बनाया जाता है ड्यू बेसिस पर। कौन से बेसिस पर? ड्यू बेसिस पर। ड्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई इनकम अर्न हो गई है तो आप उसको इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, चाहे वो आपको मिले या ना मिले। ओके, ऐसे ही कोई आपका एक्सपेंसेस ड्यू हो गया है
चाहे आपने उसको पे किया हो या पे ना किया हो, आप उसको एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों, देखिए, अगर तुम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो कहां से, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से अगर तुम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो बेटा ये वाला पार्ट तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस से, मतलब तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है तो ऊपर वाला पार्ट तुम्हारे लिए यूजलेस हो जाएगा। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अगर तुम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से, तो तुम्हें ऊपर के ये स्टेप्स करने पड़ेंगे, देन आप फाइंड आउट कर पाएंगे नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो नेट प्रॉफिट से, तो ऊपर वाला पार्ट तुम्हारे लिए यूजलेस हो जाएगा। इसका मतलब आपने कहा क्या होता है भैया, ये जो प्रॉफिट होता है आफ्टर एप्रोप्रिएशन होता है। तो बेटा अगर आफ्टर एप्रोप्रिएशन है तो यही वो प्रॉफिट है जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिया होगा, कभी प्रॉफिट के नाम से दिया होगा, कभी सरप्लस के नाम से दिया होगा। अगर प्रॉफिट भी नहीं है और सरप्लस भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, कैपिटल का डिफरेंस कर लेंगे। तो भैया आपको 2 साल का प्रॉफिट दिया होगा, एक करेंट ईयर एक प्रीवियस ईयर, तो करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का डिफरेंस करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट बोले या चेंज इन सरप्लस बोले या चेंज इन कैपिटल बोले, जो भी आएगा। अब तुमने कोई रिजर्व क्रिएट किया है कहां से, पीएल एप्रोप्रिएशन से। तुमने कोई प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है कहां से, पीएल एप्रोप्रिएशन से। या तुमने कोई दूसरा कोई एप्रोप्रिएशन किया है कहां से, पीएल एप्रोप्रिएशन से। या तुमने कोई डिविडेंड बांटा है कहां से, पीएल एप्रोप्रिएशन से। तो मैंने ये कहा ये सारे के सारे क्या है, एप्रोप्रिएशन है। तो अगर आप बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिया है उसमें आप चेंज ले लेंगे, मतलब डिफरेंस कर लेंगे और उस डिफरेंस को वहां रखेंगे। अब अगर इनमें से कोई भी जानवर दिख जाए तो आप ऐड कर देंगे, फिर ऐड करने के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, आपका नेट प्रॉफिट। तो आपका ये आ गया नेट प्रॉफिट। फिर अब नेट प्रॉफिट में ऐसे आइटम जोड़े जाएंगे जो अनकैश्ड हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्या, अनकैश्ड आइटम हम उन आइटम को बोलते हैं जो हमारे प्रॉफिट को तो कम करते हैं लेकिन हम इसका पेमेंट किसी भी आउटसाइडर को नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसे आइटम जो हमारे प्रॉफिट को तो कम कर रहे हैं बट इसका पेमेंट हमने किसी भी आउटसाइडर को नहीं किया। तो भैया ने कहा सर कौन कौन से होंगे, हमने कहा डेप्रीशिएशन, चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, जो असेट्स की वैल्यू गिरी है
जितनी वैल्यू गिरी है उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। या गुडविल की वैल्यू गिरी है मतलब गुडविल हमने रिटन ऑफ की है। भैया अगर हमने कहा कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की वैल्यू गिरी है मतलब हमने राइट ऑफ किया है। भैया हमने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर रिटन ऑफ किया है तो भैया हमारा नुकसान हुआ है। भैया फिर हमने कहा अदर एक्सपेंसेस अगर रिटन ऑफ किए हैं, बेटा ये रिटन ऑफ हम हमेशा उन असेट्स को करते हैं जो फिक्टिशियस नेचर की होती है, जो असेट्स बेसिकली हैं नहीं। भैया गुडविल हमारी इंटेंजिबल होती है और भैया ये हमारा फिक्स्ड असेट्स पर लगता है। तो हमने आपसे क्या कहा कि अगर फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू गिरी तो डेप्रीसिएशन हुआ होगा, गुडविल की वैल्यू गिरी तो रिटन ऑफ हुआ होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन या डिस्काउंट या मैंने कहा कोई भी फिक्टिशियस नेचर की एसेट्स को राइट ऑफ किया। भैया अगर हमने कोई एसेट बेची है, बेचने पर प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, तो अगर लॉस हुआ है तो प्लस कर दिया जाएगा। तो भैया अब नंबर 1 डेप्रीसिएशन रिटन ऑफ, गुडविल रिटन ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, preliminary expenses written off, underwriting commission written off, discount on issue of shares and debenture written off, या मैंने कहा कोई भी दूसरा expenses हमने written off कर दिया। ये कैसे आइटम है? अनकैश्ड आइटम। अब बेटा हमने कहा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बेसिकली ऐसे एक्सपेंसेस जिनका अगर हम बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, अगर हम ना भी करते तब भी काम चल सकता था। जैसे हमने कहा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और ध्यान रखिएगा आउट ऑफ प्रॉफिट, ये वर्ड लिखा होगा। या हमने कहा नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। या हमने कहा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या लोन कह लें। बेटा ये सब कैसे हैं? अच्छा, यहां पर मैंने एक वर्ड छोड़ दिया है, इसको हम बोलेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बेटा ये प्रोविजन ने हमारे प्रॉफिट को कम तो किया होगा लेकिन पैसा हमने बाहर नहीं दिया होगा, इसीलिए ये भी अनकैश्ड में आएगा। तो बेटा हमने अनकैश्ड जोड़ दिए और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ दिए। बेटा अब इसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे नॉन बिजनेस इनकम। बेटा ये नॉन बिजनेस इनकम कौन सी होगी? जिसका हमारे करेंट बिजनेस के सिनेरियो से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने कहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। भाई ये बताइए कोई भी व्यक्ति क्या डेली कोई असेट्स बेचता होगा? कोई नहीं बेचता होगा यार भैया। या हमने कहा रेंट रिसीव्ड हुआ, ये मकान से इनकम है, बिजनेस से नहीं है। या डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, ये शेयर्स पर या इन्वेस्टमेंट पर है, बिजनेस से नहीं है। या कोई भी ऐसी इनकम जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, सच कहें तो ये नॉन बिजनेस रिलेटेड होती है। बेटा इतने आइटम को जब हमने प्लस माइनस कर दिया तो ये निकल कर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या निकल कर आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
तो भैया ने पूछा सर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, कि हमने कहा करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल होती है। बेटा अब इनको भी अगर हम एडजस्ट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा भैया, तो अब देखिएगा करेंट असेट्स अगर हमारी डिक्रीज हो रही है, अच्छा अब करेंट में कौन कौन सी छोड़ दीजिएगा भैया, छोड़ देना भैया कैश, बैंक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है ये भी कैश है, ये भी कैश है और ये कैश इक्विवेलेंट है। तो करेंट असेट्स में हम छोड़ देंगे कैश, बैंक और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। भैया फिर करेंट लायबिलिटी में छोड़ देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। इज इट क्लियर? तो हमने क्या क्या छोड़ दिया, एक कैश छोड़ दिया, एक बैंक छोड़ दिया और कोई भी कैश इक्विवेलेंट आइटम है, और करेंट लायबिलिटी में क्या छोड़ दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा आप ये बताओ करेंट असेट्स हमारी डिक्रीज हो गई। डिक्रीज का मतलब अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज हुई है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमने अपनी एसेट्स बेची होगी। बेटा अगर एसेट्स बेची होगी तो पैसा आएगा या जाएगा, आपने कहा आएगा, तो बेटा प्लस कर लो। बेटा फिर मैंने कहा करेंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज की है तो पैसा आएगा या जाएगा, आपने कहा सर आएगा, हमने कहा प्लस कर लो। भैया फिर हमने कहा कि अगर कोई करेंट असेट्स इंक्रीज हुई है, इंक्रीज का मतलब कैसे, अपने आप तो बेटा मुर्गी तो है नहीं है जो 2 छोड़ गए थे 4 तुमने कर दी, 2 तुमने पैदा कर दी, नहीं बेटा अगर करेंट असेट्स बढ़ी है इसका मतलब हमने खरीदी होगी, और जब हमने खरीदी होगी तो पैसा गया होगा। भैया फिर हमने कहा कि करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब है हमने अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। इज इट क्लियर? जब बेटा इतना प्लस माइनस कर दिया, अब जो निकल कर आया उसमें से माइनस कर दो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आ जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब है ये वो कैश है, ये वो कैश प्रॉफिट है जो हमको बिजनेस के ऑपरेशन से इन कैश फॉर्म में आया है। जैसा कि मैंने फर्स्ट डे में बताया था कि बिजनेस जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उतना कैश होना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे जितना निकल कर आएगा डेफिनेटली इतना कैश भी हमारी दुकान की गोलक में या हमारी कंपनी की गोलक में होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा अब मैं बात करूंगा आप पे इसी बात पर। तो अब मुझे एक बार फिर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बैलेंस शीट से तो चेंज इन प्रॉफिट या चेंज इन सरप्लस या चेंज इन कैपिटल ले लिया। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, कोई अगर रिजर्व बढ़ गया है, कोई डिविडेंड अगर हमने पे किया है, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स हमने मेड किया है, अगर हमने कहा कि कोई दूसरा एप्रोप्रिएशन अगर हुआ है तो ये क्या निकल कर आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट में हमने ऐड कर दिया क्या, अनकैश्ड आइटम। अनकैश्ड आइटम कौन से आइटम होते हैं जो हमारे प्रॉफिट को तो कम करते हैं लेकिन इसका पेमेंट हम किसी भी आउटसाइडर को नहीं करते हैं। तो मैंने इनके नाम बताए भैया। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अब इसमें आपने ऐड कर दिया ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग थे। तो मैंने कहा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आउट ऑफ द प्रॉफिट, नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस या डिबेंचर्स।
भैया फिर मैंने कहा ये माइनस कर दो। भैया माइनस कौन कौन से करेंगे? ऐसी इनकम जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रही है लेकिन बिजनेस से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो पहला बताया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, दूसरा मैंने बताया रेंट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड या कोई अदर इनकम रिसीव्ड। भैया अब इसमें मैंने कहा कि वर्किंग कैपिटल एडजस्ट कर दो। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करेंट असेट्स अगर डिक्रीज हुई है, हमने बेची है, पैसा आया। करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, मतलब हमने लोगों से और पैसा लिया, पैसा आया। करेंट असेट्स अगर इंक्रीज हुई है, मतलब खरीदी है, पैसा गया। करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, मतलब हमने अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ किया। और फाइनली टैक्स पेड जितना हुआ था, बेटा याद करिए, पेड यहाँ आएगा और मेड ऊपर हमने ऐड किया था। तो जितना पेड किया है वो माइनस करेंगे और जितना मेड किया है वो हम प्लस करेंगे। भैया कितना में क्वेश्चन आ रहा होगा, मेड और पेड क्या होता है? बेटा पेड का मतलब है अपनी जेब से निकाल के सरकार के डिपार्टमेंट में दिया, बेटा ये कहलाता है पेड। और अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से उतना पैसा हमने अलग कर दिया, काहे के लिए? प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। थैंक यू। माय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैंने बताया था ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस ऑपरेट करता है उससे बिजनेस को कितना कैश प्रॉफिट हुआ ये जानने के लिए हम इसको बनाते हैं। अब हमने आपसे ये कहा था कि दो कंडीशन आपके सामने आएंगी। क्या प्रॉफिट आप बैलेंस शीट से ले रहे हैं या प्रॉफिट आप पीएल से ले रहे हैं? जैसा कि आपके सामने ये पीएल दिया गया है और ये पीएल अप्रोप्रिएशन दिया गया है। यही वो प्रॉफिट है कि जो कहां से जाता है, कहा जाता है बैलेंस शीट में जाता है। बेटा तो अब अगर आपने ये वाला प्रॉफिट ले लिया, इसका मतलब है आपने प्रॉफिट एंड लॉस से चालू किया है, तो ये आपको इग्नोर करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं, कहां से? बैलेंस शीट से ले रहे हैं। जैसा कि हमने लिया चेंज इन पीएल, जो कि हमारे पास है 1,57,000 है। तो बेटा मैंने कहा हमने जनरल रिजर्व बनाया है 10,000 का। भैया हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है 10,000 का। आपने डिविडेंड पे किया है 10,000 का। अब अगर आप इन तीनों को ऐड कर दें तो आपका जो ये प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट इसके बराबर ही आएगा, जो कि आपका 1,87,000 दिया गया है। इज इट क्लियर? भैया अब जब आपने ये ले लिया, अब हम यहां पर आ जाएं कि प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम लेंगे। पहले हम ले रहे हैं अनकैश्ड आइटम, मतलब ऐसे आइटम जिन्होंने हमारे प्रॉफिट को तो कम किया हो, लेकिन प्रॉफिट को तो कम किया हो लेकिन उनका पेमेंट हमने बाहर ना किया हो। नंबर 1 डेप्रीसिएशन, नंबर 2 loss on sale of asset, number 3 preliminary expenses written off, number 4 goodwill written off, number 5 underwriting commission written off, number 6 discount on issue of shares, number 7 provision for
बेड डेट्स। तो अब देखिएगा डेप्रीशिएशन के अलावा डेप्रीशिएशन केवल 10,000 का है, बाकी सब 5,000 के हैं। तो हमने डेप्रीशिएशन की जगह पर 10,000 लिख दिया। अब गुडविल रिटन ऑफ हमारा 5,000 हुआ है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हमारा ये भी 5,000 हुआ है। भैया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ ये भी हमारा 5,000 हुआ है। हाँ, इसके बाद है अंडर राइटिंग कमीशन रिटन ऑफ। तो देखो ये नाम हमने नहीं लिखा है, हम नया जोड़ देते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन ये भी हमारा 5,000 है, हमने ये भी लिख दिया। भैया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ये हमारा 5,000 है, ये भी हमने लिख दिया। भैया इसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने ये भी लिख दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये हमारा है यहां पर 5,000, हमने ये भी लिख दिया। अच्छा बेटा अब हम आ गए इसके बाद क्रेडिट साइड में हम आए। बेटा देखिए हमें यहाँ रेंट रिसीव्ड हुआ है, नहीं अभी तो हमारे डेबिट के आइटम बचे हैं। भैया अभी देखिएगा हमारा ये रह गया है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये भी तो हमारे रह गए हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट ये हमारा 5,000 है। बेटा ये हमने कर दिया। भैया अब हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमने ये भी लिख दिया। बेटा अब इसमें ये सारे आइटम प्लस किए और अब हम ये आइटम माइनस करेंगे जो नॉन बिजनेस इनकम है। अब बताइए रेंट तो मकान से मिलता है, बिजनेस से नहीं। डिविडेंड तो इन्वेस्टमेंट पर मिलता है, बिजनेस से नहीं। तो अगर हमें रेंट मिला है बेटा ये माइनस कर दें 20,000। भैया अगर हमें कोई डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो माइनस कर दें। अच्छा अब आप कहोगे कि डिस्काउंट बैड डेट, देखो बेटा डिस्काउंट तो कोई ऐसा बिजनेस होता ही नहीं तो डिस्काउंट ना देता हो या जिसको डिस्काउंट मिलता ना हो। बेटा फिर मैंने कहा पैसा मरेगा भी तो बेटा बिजनेस का लॉस और मिलेगा भी तो बैड डेट्स रिकवरी ये भी बिजनेस का। इनकम अर्न हो गई है ये भी बिजनेस का भैया, और ये बिजनेस इनकम है बेटा ये भी बिजनेस का। अच्छा अब देखिएगा कुछ हमारी ये प्लस माइनस हमने जब इनको कर दिया तो क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, इसमें ये प्लस किए और ये माइनस किए तो निकल कर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा हमने बताया था वर्किंग कैपिटल हमारी क्या होती है, करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? फिर अब हमने कहा कि अब हमें चाहिए कुछ करेंट असेट्स और कुछ चाहिए करेंट लायबिलिटी। बेटा अब ये तो हमें दिया गया है, ये बताइए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या है भैया, ये
अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की हम बात करें तो हमारी ये करेंट लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस ये हमारी करेंट एसेट्स है। भैया फिर हमें यहां दिखाई दिया एडवांस इनकम ये करेंट लायबिलिटी है। अक्रूड इनकम ये हमारी करेंट एसेट्स है। भैया मुझे और तो कोई इसमें दिखा नहीं। तो बेटा अब बताइएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा करेंट लायबिलिटी है। पहले 0 था, अब 1000 का हो गया, तो हमारी करेंट लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो ये बताइए पैसा आया या गया? तो देखिए करेंट लायबिलिटी इंक्रीज, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा 1000 से बड़ा है, तो इसका मतलब है पैसा आया होगा, हमने लोगों से और उधार लिया होगा। फिर ये हम 1000 रुपए प्लस कर दें। अच्छा, फिर इसके बाद हमने आपसे ये कहा कि ये प्रीपेड एक्सपेंस हमारी करेंट एसेट्स है। बेटा ये हमारी करेंट एसेट्स हैं, और बेटा करेंट एसेट्स हमारी क्या हो रही हैं? बेटा पहले हमारी करेंट एसेट थी कितने की? 0 की, अब 1000 रुपए से बढ़ गई है। तो इसका मतलब बेटा हमने करेंट एसेट्स खरीदी होगी ना। बेटा हमारा क्या नाम है? करेंट एसेट्स का क्या नाम है? प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा कितने से बेटा बढ़ गई है? 1000 रुपए से, तो हमने ये खरीद ली होगी ना। अच्छा बेटा अब हम यहां पर आ जाएं, हमारी ये अक्रूड इनकम है, मतलब इनकम हमें ड्यू हो गई है लेकिन मिली नहीं है। पहले 0 थी, 0 थी, अब हमारी 5000 हो गई है। बेटा इनकम अक्रूड हुई है हमारी करेंट एसेट से, और बेटा करेंट एसेट्स अगर हमारी बढ़ेगी तो बेटा हम क्या करेंगे? इसका मतलब है हमने अक्रूड इनकम ये हमारी करेंट एसेट्स है और ये हमने खरीदी है। बेटा इसको हम क्या कर दें? माइनस कर दिया हमने माइनस। भैया अब हमारी एडवांस इनकम है, ये लायबिलिटी होती है। तो बेटा करेंट लायबिलिटी हमारी पहले 0 थी, अब बढ़ गई है, तो हमारी करेंट लायबिलिटी एडवांस इनकम करेंट लायबिलिटी है 500 रुपए से बढ़ गई है 500 और आया। इसको हमने प्लस माइनस कर दिया। अब देखिए यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया था, लेकिन ये तो मेड दिया गया था बेटा। लेकिन जब अलग अलग ना बताए गए हो तो इसी को हम मेड भी मानते हैं और इसी को हम पेड भी मानते हैं। तो बेटा इसका मतलब है 10,000 हमने मेड किया और 10,000 ही हमने पेड किया। अगर हम पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर ये बेटा इसमें ये प्लस और ये माइनस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों माइनस। इज इट क्लियर? अब ये प्लस और ये माइनस और टैक्स पेड माइनस, फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक इसने मशीन बेची है 20,000 की थी, 26,000 में बेची, प्रॉफिट तो 6,000 हुआ था, तो वो यहाँ दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है। कहाँ ले गए हैं? कैपिटल रिजर्व में ले गए हैं, लिहाजा इसका कोई यूज नहीं है।
हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग का ये अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहा हूं। मैं 3 क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। देखिए, अगर 3 क्वेश्चन को 3 बार अगर अपने हाथ से कर लें तो आपको CFO पक्का आ जाएगा। इसके बाद तुम्हें कोई भी आइटम न किसी किताब में न किसी के बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। लेकिन तो कि मैं कम क्वेश्चन में ज्यादा सिखाना चाहता हूं तो आपको हमारे साथ बार बार करना ही पड़ेगा। तो अब देखिएगा, फिर हमने उठा लिया है पेन दोस्तों। तो अपनी सीरीज कंटिन्यू। आप में दम 100 में से 100 दिलवाएंगे हम। चलिए, देखिए, जैसा कि आपके सामने दिया गया है, ये प्रॉफिट 90,000 रिपोर्ट हुआ है। हमने 90,000 का प्रॉफिट ले लिया तो हमने चेंज इन PL, चेंज इन सरप्लस की जगह पर यहां पर 90,000 लिख दिया। अब देखिए, इसमें चेंज इन रिजर्व नहीं है, डिविडेंड नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो हमने लिख दिया 3,000। तो हमारा ये निकल कर आ गया नेट प्रॉफिट 93,000। अब हमें चाहिए अनकैश्ड आइटम। तो अनकैश्ड आइटम में हमें दिखाई दिया गुडविल रिटन ऑफ। तो हमने 12,000 की गुडविल रिटन ऑफ ऐड कर दी। फिर हमें दिखाई दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 5,000। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ये है माइनस होगा, आपका कितना है 5,000। भैया, इसके बाद हमने आपके सामने फिर एक काम किया। मशीनरी एक थी, सॉरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड हो गया। अब इसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ हमारे पास 2,000 है। तो हमने माय फ्रेंड्स हमने 2,000 लिख दिया। अब देखिएगा, यहां पर ध्यान देने वाली है, एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 40,000, उस पर टिल डेट हमने डेप्रीसिएशन लगाया है 18,000। बेसिकली इसकी बुक वैल्यू मींस आज की वैल्यू जो बची है वो हमारी कितनी बची है 22। हमने बेचा है एट अ लॉस ऑफ 17,000। तो 17,000 का लॉस हुआ। तो हमने बेची बेसिकली कितने में होगी 5,000 में। तो हमें तो लॉस चाहिए था, तो हमने लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स 17,000 लिख दिया। अब देखिए मेरे फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए है डेप्रीसिएशन, जो हमें हिंट दिया गया है। एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है जो ये दिया गया है। इसका ओपनिंग बैलेंस 1,30,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 94,000 है। तो यह ओपनिंग बैलेंस, जैसा कि आप जानते हैं, हमने बैलेंस BD की जगह पर 1,30,000 लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस हमने 94,000 लिख दिया। फिर हमने ये मशीन बेची है एक 5,000 में, 5,000 लिख दिया। इसको बेचने पर लॉस हुआ 17,000 लिख दिया। अब दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर हमारी आएगी। बैलेंसिंग फिगर जो भी निकल कर आएगी वो क्या कहलाएगी डेप्रीसिएशन, जो मेरे हिसाब से 14,000 आ रही है। आपके हिसाब से ये बैलेंसिंग फिगर आई है दोस्त 14,000। तो हमने डेप्रीसिएशन की जगह पर
14,000 तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये माइनस। बेटा अब हमने ये तो लिख दिया, अब आगे चले तो हमने यहां तक निकाल लिया क्या निकाल लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इज इट क्लियर? अब देखिए हमारे पास कुछ करेंट असेट्स दी गई होंगी, कुछ करेंट लायबिलिटी दी गई होंगी। जैसे पहली हमारी करेंट असेट दी गई है अकाउंट रिसीवेबल मींस डेटर, इन्वेंट्री मींस स्टॉक, बेटा कैश आपका कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, और तीसरा इन्वेस्टमेंट हाईली लिक्विडेटेड नहीं लिए जाएंगे करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी में, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम में आते हैं। कौन से भैया? ये तुम बार बार भूलोगे, इन्वेस्टमेंट, बाकी सारे इन्वेस्टमेंट को हम करेंट लेते हैं। कौन से इन्वेस्टमेंट भैया? हमने कहा इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड और हाईली लिक्विडेटेड, मतलब जिनको इजीली कैश में आप जब चाहें तब आप कन्वर्ट कर लें। ये आपने खरीदे हैं खाए के लिए, जब चाहें तब कैश में कन्वर्ट करने के लिए। भैया अब हमारे पास देखिएगा, पहली है अकाउंट रिसीवेबल मींस डेटर। पहले डेटर 16 का था, अब डेटर 20 का हो गया। इसका मतलब है आपकी करेंट असेट्स क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो डेटर अगर बढ़ गया है तो आपने खरीदा होगा तो 4,000 का कैश आपके पास से चला गया, आपने माइनस कर दिया। फिर इन्वेंट्री पहले 15 की थी, अब इन्वेंट्री 12 की रह गई है, तो करेंट असेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है। करेंट असेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है मतलब इन्वेंट्री आपकी कम हो रही है। कम हो रही है मतलब आपने इन्वेंट्री 3,000 की बेच दी है, तो पैसा आपके पास आ गया है। इसके बाद आपने फिर क्या किया? अकाउंट पेबल मींस क्रेडिटर। भैया पहले आपका क्रेडिटर 11,000 का था, अब क्रेडिटर आपका 9,000 का है, कि तो इसका मतलब है आपके क्रेडिटर 11 से 9 हुए, 2,000 से आपकी करेंट लायबिलिटी कम हो गई है ना। क्रेडिटर्स आपके 2,000 से कम हो गए हैं ना, तो कम हो गए हैं, इसका मतलब है आपकी करेंट लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो आपकी क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, पहले आपके 11 के थे, अब आपके 9 के रह गए हैं। तो आपके अकाउंट पेबल आपका कम हो रहा है, इसका मतलब है आपने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया है। कितने से? 2,000। तो 2,000 से आपके पास ये और कैश कम हो गई। भैया फिर आप आ जाइएगा एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल का मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए पहले ये 5,000 के थे, अब ये 6,000 के हो गए, तो करेंट लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है। 5 से 6 हुए तो आपकी करेंट लायबिलिटी बढ़ गई है, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बेटा बढ़ गई है मतलब हमने लोगों से और पैसा ले लिया, तो इसका मतलब है ये भी हमारी यहां आ जाएगी। अब हमारे इन्वेस्टमेंट हमारे 2,000 के थे, अब इन्वेस्टमेंट हमारे 5,000 के हो गए। तो बेटा इन्वेस्टमेंट अपने आप तो बढ़ेंगे नहीं, करेंट असेट्स हमारी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो करेंट असेट्स हमारी बढ़ गई है, क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे बढ़ गए हैं, कितने से बढ़ गए हैं इन्वेस्टमेंट? 3,000 से बढ़े हैं, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट
3000 से खरीद लिए हैं। बेटा अब ये प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स है तो ये आएगी नहीं, और फिर पोस्ट डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ये लिया नहीं जाता है। अब हमारे पास केवल रह गया क्या, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसलिए ये निकालने के लिए कि टैक्स पेड कितना हुआ है। बेटा अगर केवल यही दिया होता और नीचे कुछ नहीं दिया होता तो उसी को हम पेड मानते हैं और उसी को हम मेड मानते हैं, लेकिन अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अलग से दिया गया है तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या निकालने के लिए, आइदर पेड और मेड। सिंपल सी बात है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहां पर आ गया, क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ गया। बेटा अब हमारे पास दिया क्या गया था, टैक्स मेड 3000 का, तो बेटा बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, टैक्स पेड 5000 का, तो हमारा टैक्स पेड आ गया कितने का, 5000 का। अब देखिए हमने सारे एलिमेंट्स रख दिए, केवल क्या छोड़ दिया, प्लांट एंड मशीनरी छोड़ दी और प्रपोज डिविडेंड छोड़ दिया। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स है और ये यहाँ नहीं आएगी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। हमने प्रपोज डिविडेंड इसलिए छोड़ दिया क्योंकि नए रूल के हिसाब से कंटिंजेंट लायबिलिटी माना जाता है और कंटिंजेंट लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी कोई होती ही नहीं है। भैया इन्वेस्टमेंट को कब माना जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कब माना जाएगा, जब लिखा हो हाईली लिक्विडेटेड, मतलब नॉन ट्रेड, हमने ट्रेड के लिए नहीं किया है बल्कि इनको अपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हाईली लिक्विडेटेड फॉर्म में रखा है। इज इट क्लियर? तो अब इसको प्लस माइनस कर दें तो आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिर देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने फिर आ गया। देखिए हमारे सामने ये दिया गया है बैलेंस शीट, ये कुछ एलिमेंट्स दिए गए। भैया बैलेंस शीट के कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और कुछ हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देखते हैं इससे हम क्या बना सकते हैं। तो भैया सबसे पहले हमने यहां पर लिया चेंज इन पीएल। देखिए पहले हमारा 1 लाख का प्रॉफिट था, अब हमारा प्रॉफिट गिरकर 80,000 का हो गया। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट तो हमारा गिर गया, मतलब निगेटिव हो गया ना। प्रॉफिट हमारा निगेटिव हो गया तो चेंज इन पीएल -20,000। अब हम एक एक करके सारे आइटम उठाएंगे। देखिए अब दूसरा आइटम है हमारी ये करेंट असेट है। पहले हमारी करेंट असेट्स मींस ट्रेड रिसीवेबल 240 के थे, अब हमारे 250 के हो गए। ट्रेड रिसीवेबल अगर हमारे बढ़ गए हैं मींस डेटर हमारे बढ़ गए हैं, मतलब हमारी करेंट असेट्स बढ़ गई है। तो करेंट असेट्स अगर बढ़ गई है तो बेटा ये हमने खरीदे होंगे कितने के, 10,000। तो ये माइनस हो गए। भैया फिर हमने कहा हमारी ये है गुडविल। पहले गुडविल 20 की थी, अब गुडविल हमारी कितने की रह गई है, 15 की रह गई है। अगर गुडविल गिर रही है तो इसका मतलब आपने राइट ऑफ की है, और गुडविल अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब आपने परचेस की है। अगर राइट ऑफ की है तो CFO में आएगा, और अगर बढ़ रही है तो ये आपकी
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट्स परचेस की जगह पर आएगा। तो भैया हमारी गुडविल रिटर्न ऑफ 5000 हो गई। ये प्लस हो गया। भैया अब हमने कहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 0 थे और अब हमारे कितने के हो गए हैं? 8000 के हो गए हैं। तो इसका मतलब है करेंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही है। तो करेंट लायबिलिटी का क्या नाम है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आपके 8000 से बढ़ रहे हैं। ये 8000 पैसा आ गया। जनरल रिजर्व पहले 50 था, अब 80 का हो गया। 50 था, अब कितने का हो गया? 80 का हो गया। इसका मतलब है आपने 30,000 का जनरल रिजर्व क्रिएट कर दिया है। अच्छा, अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, अब इसको हम लोग देखेंगे। इज इट क्लियर? इस पर हमने स्टार लगा दिया। इसका हमें एक अकाउंट में भी बनाना पड़ेगा। भैया फिर हमने कहा प्रीपेड एक्सपेंस, ये हमारी एसेट होती है। पहले 6000 की थी, अब 0 की हो गई है। तो करेंट एसेट्स हमारी क्या हो रही है? गिर रही है। गिर रही है, इसका मतलब है हमने बेचा है। तो पैसा आ गया है ना 6000, हमने ये प्लस कर दिया। अब इसके बाद हमने का ट्रेड पेबल, पहले ये हमारा 60 का था, मतलब क्रेडिटर था 60 का था, अब 84 का हो गया है। तो हमारी करेंट लायबिलिटी बढ़ रही है। तो हमारा पैसा आया होगा ट्रेड पेबल, पहले हमारा 60 का था, अब 84 का हो गया। इसका मतलब लोगों से हमने 24,000 और उधार ले लिया। अब आ जाइए, फिर हमारे सामने ये दिया गया है कि इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमारे सामने 30,000 दिया गया है। हमने ये इनकम टैक्स पेड की जगह पर 30,000 लिख दिया। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, भैया 18,000 का हमने डिविडेंड पेड किया, हमने ये भी लिख दिया। अच्छा, देखिए इनकम टैक्स के लिए हमें कोई प्रोविजन तो बनाना नहीं था, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कोई भी नहीं दिया गया था। तो मैंने क्या कहा था, जब एक ही दिया गया है तो वही पेड माना जाएगा और वही मेड माना जाएगा। तो इसका मतलब है 30,000 ही पेड है और 30,000 ही मेड है। इज इट क्लियर? भैया थोड़ा सा गलती यहां पर हो गई थी। इंटरिम डिविडेंड 30,000 नहीं था, 18,000 था। तो पहले हमने ये 20,000 का ये ले लिया था, फिर हमने चेंज इन रिजर्व ऐड कर दिया था। चेंज इन रिजर्व 30,000 था, फिर हमने डिविडेंड 18,000 ले लिया था। अब इनकम टैक्स हम फिर ऐड कर लेते हैं 30,000। अब एक ही लफड़ा बचा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। जैसा कि मैंने अभी बताया था, प्रोविजन के सारे बैलेंसेस लायबिलिटी होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। भैया हमने बैलेंस बीडी यहां दिखाया और बैलेंस सीडी यहां दिखाया। तो भैया हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन 82,000 था और क्लोजिंग प्रोविजन 1 लाख था। अब एक पार्ट बेचा गया है, प्लांट ऑफ द मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 36,000।
बेटा अब इसका मतलब क्या हुआ, बुक वैल्यू का मतलब मैंने क्या बताया था, आज की वैल्यू। तो इसका मतलब है डेप्रीसिएशन ऑन सोल्ड कितना रहा होगा, 60 माइनस 36, ये 24,000 रहा होगा। तो 24,000 ये लग गया होगा। फिर अब हमारा ये डेबिट में 120 हो रहा है, क्रेडिट में 82 हो रहा है। तो 124 माइनस 82, तो ये हमारा 2000 और ये 42,000। इसका मतलब है करेंट ईयर में जो डेप्रीसिएशन लगा होगा बिना बिकी हुई एसेट्स पर, वो कितना लगा होगा, 42,000 ये लगा होगा। तो ये डेप्रीसिएशन चार्ज हम 42,000 यहां पर प्लस कर देंगे। अब देखिए हमने सारे आइटम ले लिए, ट्रेड रिसीवेबल ले लिया, गुडविल ले लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले लिया, जनरल रिजर्व ले लिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया, हमने प्लांट भी निकाल लिया। अभी एक चीज बाकी रह गई है। देखिए हमारा ये प्लांट कितने का था, 36,000 का था। हमने बेचा कितने में, 40,000 में। भैया 40 में बेचा है, 36,000 का था। तो हमने कितने का प्रॉफिट कमाया होगा, 4,000 का। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स ये 4,000 रहा होगा। बेटा इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब बाकी सारे आइटम आ गए हैं, अगर इनको प्लस करते जाएं तो हम यहां पर आ जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये प्लस कर दें और ये माइनस कर दें, जो ब्रैकेट में है वो माइनस कर दें, तो बेटा हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए बेटा ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बार बार कर रहे हैं। हम टोटल 3 क्वेश्चन आपके लिए कर चुके हैं। अब इन्हीं 3 क्वेश्चन को आप हमारे साथ पेन, कॉपी, कैलकुलेटर लेकर करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। ये तो आसान चीज का नाम है। थैंक यू।